हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम MPYQs कर रहे हैं। इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे से, क्योंकि इससे पहले के सेशन में, इस प्रीवियस वीडियोस में मैंने ढेर सारे PYQs कराए हैं आपको एंड MCQs भी कराए हैं। सो विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम PYQs ओनली। उसको हम आगे और लेके जाएंगे, राइट। एंड इससे पहले मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कराया है अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके एडुटेनमेंट स्मिता सिंह डालेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। एंड उसमें मैंने यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी करा दिया है। वो सारे थ्योरी मैंने करा दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके उनके बेसिस पे ही थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, उन थ्योरी के बेसिस पर ही, राइट। सो उन क्वेश्चंस को उन थ्योरीज को आप देख सकते हैं। एंड ये PYQs जो मैं आज कराने वाली हूँ इस सेशन में, ये पिछले ईयर्स पूछे जा चुके हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, राइट। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट JRF 2022। हम 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs। सो इससे पहले जो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपकी स्क्रीन पर रहे। एंड मैं रिस्पेक्टिवली 1 बाय 1 आगे जा रही हूँ, जिसमें आपको आज वहां से स्टार्ट करूंगी जहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। सो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी। सो फर्स्ट वाज इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, सेकंड स्टैंडिंग लेबर कमिटी, थर्ड इंडस्ट्रियल कमिटी मीट फॉर प्लांटेशन एंड फोर्थ वाज सेफ्टी कमिटी। सो इसका राइट आंसर था सेफ्टी कमिटी, राइट। सो विल स्टडी टुडे एंड विल डू द क्वेश्चन टुडे। The question is, match the authorities provided under list A with respective legislation under which they are covered as provided under list B। यहाँ पर लिस्ट A एंड लिस्ट B दिया गया है। इसमें ऑप्शन है ABCD एंड 1 2 3 4। इसको आपको मैच करना है, A को B से मैच करना है, राइट। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल लेट यू नो द आंसर, राइट। सो हियर द लिस्ट ए इज ऑप्शन नंबर ए द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी कमिश्नर, ऑप्शन नंबर सी सर्टिफाइंग सर्जन एबोलिशन एक्ट 1970, ऑप्शन नंबर डी लाइसेंसिंग ऑफिसर 1923। एंड एक्चुअली ये जो एबोलिशन, ऑप्शन नंबर सी सर्टिफाइंग सर्जन है, एबोलिशन एक्ट 1970, ये ऑप्शन नंबर 3 का पार्ट है, राइट। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 को कंटिन्यू करना है, एबोलिशन एक्ट 1970। एंड ऑप्शन बी में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 द माइंस एक्ट 1952, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड Abolition Act 1970, and option number 4 the Employees Compensation Act 1923। सो आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताऊंगी। आई होप आप सबने मैच कर लिया होगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे मैच किया गया है। ए का हो जाएगा बी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कमिश्नर का मैच होगा ऑप्शन नंबर 4 से, द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। सर्टिफाइंग सर्जन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
सर्टिफाइंग सर्जन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द माइंस एक्ट 1952, एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, sorry, the licensing officer would be option number 4, the employees compensation act 1923. So ये रहा आपका मैच. So let's move to next question. Identify the correct sequence of steps in developing a BARS, behaviorally anchored rating scales, as suggested by Gary Dessler. Options है आपके सामने. Option number A, scale the incident. Option number B, relocate incidents. Option number C, develop performance dimensions. Option number D, write critical incidents. And option number E, develop a final instruments. आपके पास कोड है 1, 2, 3 एंड 4. आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. Okay, so I think you might have read the question and got the answer. So here the correct answer would be for this question option number 3, D, C, B, A, E would be the correct sequence for this question. All right. All right. So आप क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले क्या आ सकता है और सबसे लास्ट में क्या आ सकता है. तो आप अगर आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का अगर सहारा लेते हैं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एलिमिनेट करिए पहले कि क्या पहले नहीं हो सकता है और पहले क्या हो सकता है. राइट. सो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम राइट क्रिटिकल इंसिडेंट हम पहले लिखते हैं. ठीक है. क्रिटिकल इंसिडेंट्स को क्या चीजें हैं उनको पहले हम लिखते हैं. राइट. सो सबसे पहला हो जाएगा डी. ऑप्शन नंबर डी किस में है? ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं है. 1, 2 एंड 4 किसी में नहीं है. अगर फिर भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए. आप देखेंगे डेवलप ए फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स. डेवलप जब फाइनल की बात होती है तो ऑब्वियसली वो सबसे लास्ट में आएगा. राइट. सो फाइनल में आप देखेंगे सबसे ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 सब में ई ई आ रहा है. इसका मतलब यही होगा, ई सबसे लास्ट में होगा. राइट. फिर देखेंगे आप कि क्या होता है. लाइक सपोज अगर राइट आपको नहीं समझ में आया तो आप देखेंगे डेवलप परफॉर्मेंस डायमेंशन. तो आप डेवलप तभी करेंगे जब कुछ आप पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे. राइट. सो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शंस में आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप उनको करेक्टली मैच करके करेक्टली सीक्वेंस में लाके आप क्वेश्चन को राइट आंसर मार्क कर सकते हैं. राइट. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप राइट करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट्स को, फिर आप डेवलप करेंगे परफॉर्मेंस डायमेंशंस को. इसके बाद आप रीअलोकेट करेंगे इंसिडेंट्स को, रिसोर्सेज को रीअलोकेट करेंगे. देन आप स्केल द इंसिडेंट्स, आप स्केल करेंगे एंड देन lastly you will do develop a final instruments. So this would be your correct answer. Option number 3 would be the correct answer for this question. So let's move to next question. As per the provisions of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Services Act 1996, who among the following is the ex officio member in the Central Advisory Committee? राइट. सो आपको बताना है कि कौन एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, द चीफ इंस्पेक्टर. ऑप्शन नंबर 2, द चीफ लेबर कमिश्नर. ऑप्शन नंबर 3, द चेयरपर्सन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी. एंड ऑप्शन नंबर 4, द डायरेक्टर जनरल. आपके सामने क्वेश्चन है. आप एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन.
So here the correct answer for this question would be the Director General. Director General आपका ex officio member होगा Central Advisory Committee का. So option number 4 would be the correct answer for this question. Let's move to next question. So आपके सामने एक क्वेश्चन है, द वेलफेयर implies welfare of man, his family and his community. Which of the following concept explain this? So आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन एक्सप्लेन करता है, राइट? सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन नंबर 2 द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन नंबर 3 द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर एंड ऑप्शन नंबर 4 द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. सो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट and I'm giving you 15 seconds for this question. Please go through it and try to find the answer. So here the correct answer would be the social concept of welfare. जहाँ पर वो फैमिली के एक पर्सन के बारे में बात करता है, उसकी फैमिली के बारे में बात करता है, उसकी कम्युनिटी के बारे में बात करता है. सो दैट वुड बी सोशल, द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. वो सोशल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. For which industry the first non-statutory wage board was set up in India? Options है आपके सामने. Cotton textile, cement, option number 2, option number 3, iron and steel, and option number 4, coal mining. Right? So आपके सामने options हैं. आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है. Please try to find the answer. So here the correct answer would be option number 1, cotton textile. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले नॉन स्टेट्यूटरी वेज बोर्ड की स्थापना की गई थी, राइट? सो दिस वुड बी द फर्स्ट, दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 1, कॉटन टेक्सटाइल. Let's move to next question. Which of the following statements relation to the second National Commission on Labor is are not true? आपको नॉट ट्रू बताना है, राइट? सो हियर द आंसर ऑप्शंस आर द कमीशन इनविसेज्ड ए सिस्टम ऑफ लेबर कोर्ट्स, लोक अदालत एंड लेबर रिलेशंस कमीशंस एज द integrated adjudicatory system in labor matters. Option number B, the commission recommended that the Essential Services Maintenance Act should be withdrawn. Option number 3, C, the commission was in favor of setting up wage boards for fixing wage rates for workers in any industry. So आपके सामने ये options है. Only A, option number 1, option number 2 A and B, option number 3 only C, option number 4 A, B and C. So आपको options देखने हैं. आप एक बार क्लियर आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए and try to find the answer. So here the correct answer would be option number C. Option number 3 would be the correct answer. Option number C आपको पूछा गया था ट्रू नहीं है, लेबर इज आर नॉट ट्रू. सो ट्रू नहीं कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर सी ट्रू नहीं है. ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे. द कमीशन इन्विसेज्ड ए सिस्टम ऑफ लेबर कोर्ट्स, लोक अदालत एंड लेबर रिलेशंस कमीशन एज द इंटीग्रेटेड adjudicatory system in labor matter. That is correct. Option number B, the commission recommended that the Essential Services Maintenance
act should be withdrawn. That is also correct. And option number C, the commission was in favor of setting up wage board for fixing wage rates for workers in any industry. एनी इंडस्ट्री की बात नहीं की गई थी, राइट? आप किसी भी इंडस्ट्री में ये वेज बोर्ड की को फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी है, छोटी है, कितने उसमें एम्प्लॉयज हैं. तो एज पर दैट यू कांट फिक्स फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज द सेम rules, right? So option number C would be the incorrect option. Incorrect, and as per the question, this would be the correct answer. Option number 3, C would be the right answer for this question. 3 would be the right answer. And next question, as per the amendment to the Payment of Wage Act 1936 made in 2017, the act shall apply to wage payable to an employed person drawing a monthly wage not exceeding. आपको नॉट एक्सीडिंग बताना है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 आपके सामने है 28,000, ऑप्शन नंबर 2 26,000, ऑप्शन नंबर 3 24,000 एंड ऑप्शन नंबर 4 30,000. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है. So here the correct answer would be option number 3, 24,000. 24,000 फिक्स किया गया है मंथली सैलरी, राइट, for the wage payable to an employed person drawing a monthly wage not exceeding 24,000, right? So this would be the correct answer for this question. Let's move to next question. Which of the following stages of group development will witness the following trend of group members behavior? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, confront the differences, feel angry or frustrated, resolve formal relationship, lot of competition and hostilities. ये सारी क्वालिटीज, ये सारी चीजें किस में होती हैं, किस फेज में होती हैं? फॉर्मिंग स्टेज में होती हैं, स्टॉर्मिंग फेज में होती हैं, नॉर्मिंग में होती हैं, या फिर एडजॉर्निंग में होती हैं? आपको राइट आंसर बताना है. सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड. प्लीज गो थ्रू इट एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर. So here the correct answer would be option number 2, storming. Storming फेस में आप confrontation करते हैं, angry feel करते हैं, frustrated होते हैं, right? आप result की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, right? competition देखते हैं, right? तो ये सारी चीजें आपके storming phase में होती हैं, right? So option number 2 would be the correct answer for this question. आज के इस सेशन के लिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. सो लेट्स स्टडी रीड द क्वेश्चन. फॉर ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, what is the rate of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act 1972? Here are the options. Option 1, 15 days wage for each season. Option number 2, 7 days wage for each season. Option number 3, 10 days wage for each year. And option number 4, 10 days wage for each season. So आपको correct answer find करना है. I'm giving you 15 seconds. Please go through it. So here the correct answer would be 7 days wage for each season. 7 दिन का वेज उनको पेबल होगा, कंपनी पे करेगी फॉर सीजनल एम्प्लॉयड पर्सन. ग्रेचुटी के केस में जो सीजनल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उस पर्सन को, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को 7 डेज का वेज दिया जाता है फॉर ईच सीजन. हर सीजन के अकॉर्डिंग, एज पर द सीजन, एज पर एवरी सीजन
7 days wage should be given to the employed person in a seasonal establishment. So option number 2 would be the correct answer for this question. So इस सेशन के लिए इतना ही, और आपको अगर मेरा ये क्वेश्चंस जो भी मैं लेके आती हूँ अगर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे भी लगता है लैक है, कमी है, या फिर लगता है कि किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन प्लीज डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। So thank you so much for watching me. Thank you so much.